व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू द सक्सेस जोन। सो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको जैसा पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ रेलवे, एसएससी और डिफरेंट एग्जाम के जो वनडे एग्जाम के बेसिकली जो क्वेश्चन है, जो हमेशा आने के चांसेस होते हैं, जिसके हम वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेट एंड इट्स कैपिटल। हमें पेयर लगाना है स्टेट और इसके कैपिटल का। बताइए क्या कैपिटल सही लगा हुआ है इसमें। नागालैंड क्या शिलोंग में है, झारखंड रांची में है, उत्तराखंड नैनीताल में है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट पेयर लगा हुआ है। तो इसका आंसर है आपका जो ये नागालैंड जो होगा उसका होगा कोहिमा। झारखंड की बात करें तो रांची, उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून होगा, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर होगा। अगर आप लोकेशन देखो नागालैंड का, तो नागालैंड का लोकेशन है यहाँ। अगर आप इसको देखो कितने स्टेट टच करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो टोटल आपके कितने हो गए, 3, 4, 5, 6 राज्य हो गए जो आपके छत्तीसगढ़ स्टेट को टच करते हैं। और नागालैंड की बात करें तो 2 स्टेट को टच करता है नागालैंड। फिर आपका नेक्स्ट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आपके उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाउंड्री लगती है आपके उत्तराखंड से। नेक्स्ट आपका स्टेट है आपका झारखंड। झारखंड हो गया आपका यहाँ पे, बिहार को कट के झारखंड बना है। झारखंड कब बना है बिहार से निकल के, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बिहार हो गया आपका, लग रहा है इसको उत्तर प्रदेश लग रहा है, आपका छत्तीसगढ़ लग रहा है, उड़ीसा लग रहा है और वेस्ट बंगाल। तो ये सारे जो टेरिटरी है वो झारखंड को टच करती है। तो आपको मैप को इस तरह से देख करके पढ़ना है ताकि आपको मैप से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए तो साथ में आपके कवर होते चले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बाउंड्री ऑफ यूटी ऑफ पुडुचेरी डज नॉट मीट। जो बाउंड्री है पुडुचेरी की, यूटी की, वो किसको नहीं टच करती है। कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और केरला है। तो बताइए किससे टच नहीं करती है आपकी जो पुडुचेरी की जो बाउंड्री है। तो इसका आंसर है आपका कर्नाटका। कर्नाटका रीजन को टच नहीं करता है पुडुचेरी। अगर आप पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी को आप देखिए, पुडुचेरी जो है वो आपका पुडुचेरी यहाँ है, ठीक है। ये क्या है, 3 स्टेट में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में यनम है, यनम पुडुचेरी का ही एक पार्ट है। और फिर तमिलनाडु में कैरिकल भी है और कराईकल भी है और पुडुचेरी भी है आपका। और माहे जो रीजन है वो केरला में है। तो देखिए कर्नाटका को टच नहीं कर रहा है क्योंकि ये खुद आंध्रा में हो गया, तो आंध्रा को भी टच करेगा आपका, इसको भी, तमिलनाडु को भी टच करेगा और केरला को भी टच करेगा। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। पुडुचेरी जो है वो यूटी है, डायरेक्ट केंद्र के द्वारा इस पर कंट्रोल किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the concept that under a system of free enterprise, it is consumer who decide what goods and services shall be produced and in what quantities is known as। ऐसा कौन सा ये जो अवधारणा है उद्यम मुक्त व्यवस्था के तहत क्या होता है, इसमें उपभोक्ता जो होता है खुद तय करता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और क्या मात्रा में किया जाएगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में किया जाएगा, या कंज्यूमर डिसीजन, कंज्यूमर प्रेफरेंस या कंज्यूमर सॉवरेनिटी। तो किसमें कंज्यूमर के द्वारा खुद डिसाइड किया जाता है कि हमें इतना क्वांटिटी ही प्रोड्यूस करवाना है इकॉनमी में। बताइए इसका ऑप्शन। इसका आंसर है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर सॉवरेनिटी में क्या होता है कि बायर्स को अल्टीमेटली डिसाइड करना होता है कि क्या गुड और क्या सर्विसेज प्रोड्यूस करवाना है। आपका जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उससे वो डिसाइड करते हैं कि क्या होगा प्रोडक्शन। बिजनेस प्रोड्यूस करता है और सेल करता है, वॉट एवर गुड्स दे चूज, वही गुड्स बिजनेस सेल करता है और चूज करता है। जो गुड्स को वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये गुड्स हमें चाहिए। इफ द गुड्स फेल टू सेटिस्फाई द वांट्स एंड नीड्स, कंज्यूमर डिसाइड नॉट टू बाय। अगर जो वो गुड्स होता है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा कंज्यूमर के नीड को, तो क्या होगा, कंज्यूमर उसको नहीं खरीदेगा। तो बिजनेस क्या होगा, वो सेल नहीं कर पाएगा अपना गुड को। देखिए इकॉनमी में जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें ही कोई भी सेलर उसको प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करेगा, सेलर उसको बेचेगा।
देखिए इकॉनमी में अगर इकॉनमी में आपका सैनिटाइज़र का डिमांड नहीं था कोविड-19 के पहले, मास्क का डिमांड नहीं था इतना ज़्यादा, तो उस समय इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही इकॉनमी में डिमांड बढ़ा, कंज्यूमर ने डिमांड करनी शुरू की, तो क्या हुआ, जो आपका इकॉनमी के जो लोग हैं, जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने उसी मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ाया और लोगों ने इसे खरीदा भी। तो इसी बात को यहाँ पे बोला गया, कंज्यूमर सॉवरेनिटी के अंदर बायर्स डिसाइड करता है कितनी मात्रा में गुड्स चाहिए और कितना क्वांटिटी गुड्स चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया जाता है? आर्टिकल 166, आर्टिकल 163, आर्टिकल 167 और आर्टिकल 164। तो बताइए कौन से आर्टिकल में ये डिसाइड किया जाता है? तो आर्टिकल है 167 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करता है ड्यूटी आपका चीफ मिनिस्टर का। अब चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है? तो वो गवर्नर जो है स्टेट का, उससे सारी बातों को उसको डिस्कस करना होता है। जो भी वो डिसीजन ले रहा है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करके, वो सब कुछ उसको गवर्नर को कम्युनिकेट करना होगा। और गवर्नर चाहे तो चीफ मिनिस्टर से कोई इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है कि भाई ये चीज़ें कैसी चल रही है बताओ मुझे। और गवर्नर को इस चीज़ के बारे में, मतलब चीफ मिनिस्टर को गवर्नर को बताना ही पड़ेगा। वो बिल्कुल ड्यूटी बाउंड है कि उसको ये बताना ही है। तो ये आर्टिकल 167 के अंतर्गत है। आप जो ये आर्टिकल है 166, 163, 164, आप इसको देखो कहीं पे कि क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का बुक खरीदना ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो तो मत खरीदो। आप सबके पास मोबाइल होता है, मोबाइल में गूगल स्टोर में आपको बेयर कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप मिल जाएगी, तो आप वो बेयर कॉन्स्टिट्यूशन ऐप डाउनलोड कर ले लो। और आप उससे क्या है, जब भी आपको कोई आर्टिकल नज़र आए तो आप इसमें जाके डायरेक्टली जाके देख सकते हो कि भाई कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये काफ़ी हैंडी होता है। आप जहाँ भी जाओगे मोबाइल ज़रूर कैरी करते हो, तो मोबाइल से देख करके आराम से चीज़ों को समझ सकते हो। और आर्टिकल आपको इवेंचुअली क्या होगा, याद हो जाएगा एक टाइम बाद, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपके वनडे एग्जाम में, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द दिल्ली जर्नल हु सक्सेसफुली एडवांस अप टू मदुरई। मदुरई तक ऐसे कौन से दिल्ली जर्नल ने अपना वर्चस्व स्थापित किया था? काजीर खान, मोहम्मद गौरी, मालिक काफूर और मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए किसने किया था? तो इसका आंसर है मालिक काफूर। मालिक काफूर जो था वो स्लेव था आपका सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का। उन्होंने वॉन किया था आपका डेक्कन टेरिटरी अलाउद्दीन खिलजी के लिए, आपका देवागिरी, मदुरई, रांगल, द्वार समुद्र, तो ये सब जगह इन्होंने क्या किया था, फतेह हासिल की थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है, मालिक काफूर है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ वॉज अ रिलीजियस टैक्स इम्पोज्ड बाय औरंगजेब, टोल टैक्स इम्पोज्ड बाय शिवाजी, इरिगेशन टैक्स चार्ज बाय अकबर, और या फिर लैंड टैक्स लिवाइड बाय शिवाजी और नेबरिंग स्टेट। तो चौथ क्या है? देखिए ऐसे सवाल बहुत पूछ लेता है कि आपका एक वर्ड रहेगा, वर्ड दे देगा, पूछ लेगा इसका क्या मतलब है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हिस्ट्री के ऐसे सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। अगर आपको कोई हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है, ब्रीफली पढ़ना है, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बंसल ट्यूटोरियल्स है मेरा चैनल, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से वहाँ डिफ़ाइन कर रखा है, तो आपको वहाँ पे हिस्ट्री के सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल मिल जाएगी। हम बेसिक से वहाँ पढ़ते हैं, तो बेसिक से अभी हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू की है। नेक्स्ट हम और भी एडवांस लेवल की बुक आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आपके ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से 20-25 सवाल आपके पीसीएस में आ जाते हैं, किसी भी पीसीएस में, और वनडे एग्जाम में 4-5 सवाल तो रहते ही रहते हैं आपके इससे। तो चलिए चौथ बताइए क्या है? तो चौथ है, चौथ मीन्स 1/4। इट वॉज लिवाइड बाय मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के द्वारा चौथ को क्या किया गया था, लागू किया गया था नेबरिंग स्टेट्स पे। चौथ क्या करता है, 25% टोटल रेवेन्यू का जनरेट करवाता है। आपको जो भी टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है नेबरिंग स्टेट में, उसका 25% क्या होगा, छत्रपति शिवाजी को देना पड़ेगा लोगों को। ये इसके बदले में क्या बोलते थे, मराठा जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ये बोलते थे कि भाई ये जो है कि हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, आप अगर मुझे इतना टैक्स दोगे, चौथ दोगे, तो हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे।
तो चौथ क्या हुआ, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा अपने अपने आप से ही, समझ रहे हो आप। तो ये इन लोग की चालाकी हुआ करती थी पैसा कमाने की। तो ये 25% जो था ये डिवाइड करते थे नेबरिंग स्टेट पे कि अगर बच के रहना है तो भाई 25% हमें देना पड़ेगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट हैज बीन एक्लेम्ड एज नेक्रोपोलिस ऑफ द मुगल डायनेस्टी। नेक्रोपोलिस मुगल डायनेस्टी का किसे कहा गया है? हुमायूं टॉम, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। नेक्रोपोलिस मतलब हो गया आपके आसपास पूरा क्या है, कब्र है, मुगलों का कब्र है। ऐसी कौन सी डायनेस्टी है मुगल वंश के, जो ऐसे कौन से विच हेरिटेज मोमेंट जो है आपका एक्लेम्ड किया गया है, इसको बताया गया है कि नेक्रोपोलिस है आपका मुगल डायनेस्टी का, कब्र है मुगल डायनेस्टी का। इसमें मुगल डायनेस्टी के बहुत सारे लोगों को एक ही जगह पे दफनाया गया है। यहाँ पे मान ली एक बंदा हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो ऐसे पूरे लैंड में एक ही बंदे को डिफरेंट बंदे को एक ही डायनेस्टी से दफना दिया गया था। तो इसका आंसर है हुमायूं टॉम। जो हुमायूं टॉम है इसको नेक्रोपोलिस बोला गया है मुगल डायनेस्टी का, बिकॉज 150 ग्रेव हैं जो मुगल फैमिली मेंबर्स के यहाँ पे। तो आसपास 150 लोगों को दफनाया गया है यहाँ पे, सब मिल करके मजे करते होंगे यहाँ पे, 150 फैमिली मेंबर हैं यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हुमायूं टॉम का, इसका है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो रेड स्टोन का यूज किया था, इसने मैसिव स्केल में यहाँ पे यूज किया गया था स्टोन में। इसको यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया है 1993 में। अब फर्स्ट गार्डन टॉम है ये 90 इंडिया का आपका। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, इसलिए मैं बोलती हूँ आप डिस्क्रिप्शन पार्ट ज़रूर अच्छे से सुना करें, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। द मुगल पेंटिंग रीचेज इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द राइन ऑफ। मुगल पेंटिंग सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे किसके राइन में होती है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और अकबर टू। तो बताइए किसके शासनकाल में होती है? यूपीएससी में आया हुआ भी ये सवाल है, यूपीएससी में भी एक बार पूछ चुका है, एसएससी में भी पूछ चुका है, रेलवे में भी पूछ चुका है। तो ऐसे सवाल वनडे एग्जाम बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है? मुगल पेंटिंग अपने जिनत पे कब किसके राइन में पहुंची थी? तो मुगल पेंटिंग जो है वो आपके जिनत पे पहुंची थी जहांगीर एम्पायर के राइन में, उनके शासनकाल में पहुंची थी। इन्होंने पेट्रोनाइज किया था बहुत सारे पेंटर्स को, जैसे मंसून हो गए, अबुल हसन हो गए, दसवंत हो गए, बसावन हो गए, तो इन सबको इन्होंने पेट्रोनाइज किया था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। किसने जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी का सिद्धांत दिया है? जनरल संतुलन सिद्धांत किसने दिया है? जेएम कीन्स ने दिया है, लियोन वॉलरस ने दिया है, डेविड रिकार्डो ने दिया है, या फिर एडम स्मिथ ने दिया है? तो बताइए किसने दिया है जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी का सिद्धांत? तो इसका आंसर है थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम जो डेवलप किया गया है वो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट लियोन वॉलरस के द्वारा डेवलप किया गया है। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी क्या बताता है? तो ये इकोनॉमी को एज ए होल एनालाइज करता है, पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल फर्म को या हाउस होल्ड को नहीं देखता है, ये किसी भी चीज़ को लार्ज स्केल पे देखता है। और जनरल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कब होता है? जब सप्लाई, आपका जो सप्लाई है और जो डिमांड है दोनों बैलेंस हो, या फिर सप्लाई और डिमांड इक्वल हो। तो इस केस में क्या होता है, ये आपका जनरल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। मिनिमम पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। जो मिनिमम पेमेंट है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो क्या है? क्वासी रेंट, उसको क्या बोला जाता है? क्वासी रेंट, रेंट, वेजेस, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। तो बताइए मिनिमम पेमेंट जो होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का उसको क्या कहा जाता है? उत्पादन का न्यूनतम भुगतान। बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसफर पेमेंट। देखिए ट्रांसफर पेमेंट जो होता है वो क्या होता है कि आपको किसी चीज़ के बदले में आपको पैसा देना, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली हमें गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। मिनिमम जो पेमेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेड किया जाता है, जो भी वो सर्विसेज देते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, जो भी चीज़ें उसको करने में हेल्प करते हैं, प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं आपका मिनिमम पेमेंट। तो ये जो पेमेंट है अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी उनको देना पड़ता है। मान लो मशीनरी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपका? मशीनरी है, तो मशीनरी भी है, लेबर भी है, लैंड भी है। तो एक बार आपने फैक्ट्री लगा दी, वहाँ पे मशीन इस्टेब्लिश कर दिया, मशीन का इन्वेस्टमेंट एक ही बार होगा, लेकिन उसको जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है
उसमें जो चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है वो आपको हमेशा देना पड़ेगा। उसमें ऑयलिंग करना है और भी चीज़ों को स्क्रू को टाइट करना है वगैरह वगैरह चीज़ें आपको देखते रहना पड़ेगा। लैंड आपने फैक्ट्री एक बार लगा दी, मान लो 1 महीने के लिए फैक्ट्री किसी कारण से बंद करनी पड़ गई और नेक्स्ट मंथ से फिर से चलाना है उसको, तो 1 महीने के लिए तो आप फैक्ट्री को उठा के आप कहीं और तो रख नहीं दोगे, तो आपको लैंड का जो कॉस्ट हमेशा देना पड़ेगा। तो वही बात है, जो मिनिमम पेमेंट है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वो एक मिनिमम अमाउंट है जो कि चार्ज किया जाता है अगेंस्ट कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। और ये जो होता है, अगर प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी आपको पे करना पड़ेगा। द कॉस्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट बिकॉज नथिंग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज अगेंस्ट दिस पेमेंट। और जो ट्रांसफर पेमेंट है उसके बदले में आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज में नहीं मिल रहा है। मतलब ट्रांसफर पेमेंट वो हो गया जो कि आपको चाहे प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो आपको देना ही पड़ेगा। ये बेसिकली हमें ट्रांसफर पेमेंट देखने को मिलता है सब्सिडी में, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है उसमें देखने को मिलता है। देखिए जब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है आपका एलपीजी सिलेंडर पे और भी सिलेंडर पे, तो उसके बदले आप क्या गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हो? नहीं करते हो ना, एक्स्ट्रा कुछ पैसे नहीं दे रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी आपको सब्सिडी दे रही है। तो ऐसे ही आपका प्रोडक्शन चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है तब भी आपको पे करना ही पड़ेगा। तो वो जो चार्ज है जो आपको तब भी पे करना पड़ रहा है चाहे प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों तक इसे पहुंचाए भी, उनको भी कुछ नॉलेज मिलेगा इनसे। और ज्ञान शेयर करने से और बढ़ता है, घटता नहीं है। तो शेयर करने में आप हिचकिचाइए मत, आराम से शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो यार लाइक ज़रूर किया करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से। थैंक यू सो मच गाइज।